आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं अपने दोस्त रवि के साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में घूमने गया था। टीकमगढ़ में रवि के चाचा जी सरकारी महकमे में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। अंततः हम दोनों को उनके घर पर एक सुंदर सा कमरा दे दिया गया। चूंकि चाची किसी काम से अपने मायके गए थे, इसलिए हम लोगों के खाने का इंतजाम हरिराम नाम के एक खानसामा के हाथ से था। कुछ दिन के बाद जब चाचा जी के साथ अस्पताल के देखने लायक स्थानों पर बात चल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी है जिस पर काली माता का मंदिर है। उसे विंध्याविष्णुनी कहते हैं। मंदिर पहाड़ पर बना है। गाड़ियां पहाड़ के नीचे छोड़कर पैदल चढ़ना होता है, पर शाम से पहले वापस आना जरूरी है। शाम के बाद उस इलाके में एक शेरनी घूमती है, और अगर किसी कारण से देर हो जाए तो रात बिताने के लिए नीचे एक डाक बंगला है जो अंग्रेजों के ज़माने का है। खबर सुनकर हम दोनों बेहद ही खुश हो गए और जाने का प्रोग्राम बनाया। चाचा जी ने डाक बंगले के खानसामा रहीम मियाँ को खबर कर दिया, वो खाने की व्यवस्था रखेगा। हम लोग एक सरकारी जीप में सवार होकर निकले। रास्ते में घना जंगल और उसकी खूबसूरती, चिड़ियों की तरह तरह की सुरीली आवाज़, बीच बीच में बंदरों और हिरनों की टोलियाँ हमारे घूमने के विचारों को सार्थक कर रहे थे। आखिर हम उस पहाड़ के नीचे बने हुए उस डाक बंगले में पहुंच गए। गाड़ी वहीं छोड़ सामान कमरे में रखकर हम चाय पी रहे थे। तभी खानसामा रहीम मियाँ ने बताया कि वो हमारे लिए बहुत चिंतित है, क्योंकि ये शेरनी आजकल दिन में भी घूम रही है। उसने पिछले कुछ दिनों में आसपास के कई इलाकों में इंसानों पर हमला भी किया है। चाचा जी ने हमें एक राइफल दी थी साथ में रखने के लिए। साथ ही हमारा ड्राइवर ओमकार भी इस इलाके से काफ़ी परिचित है, क्योंकि उसका गांव ओरछा भी पास ही था। हम लोग पहाड़ी पर स्थित उस मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। खड़ी चढ़ाई और आदत ना होने की वजह से हम लोग जल्दी ही थकने लगे थे, पर जब ऊपर पहुंच गए और वहां से चारों ओर का नज़ारा देखा तो दिल खुश हो गया। वाकई आना सार्थक हुआ। दोपहर तक एकाएक काले बादल छाने लगे, तो ओमकार ने हमें तेजी से नीचे चलने को कहा, क्योंकि तेज बारिश के आसार बन गए थे। हम उन खूबसूरत वादियों को छोड़कर तेजी से उतरने लगे, और तभी हमें दूर कहीं शेर की गर्जन सुनाई दी, जिससे हमारी गति और भी तेज हो गई और तकरीबन दौड़ते हुए हम नीचे जीप तक आ पहुंचे। जब हम वापस आ रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी। पहले धीरे फिर बहुत तेज, साथ में चलती तेज हवा चारों ओर पेड़ों का मस्त हाथी की तरह हिलते हुए हमारे डर को मानो और भी बढ़ा रहा था। सोने पर सुहागा थे वो घनघोर काले बादल और तेज बारिश। तभी काफी पास से शेर की दहाड़ से हम लोग डर गए। ओमकार भाई ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ भी हो जाए आप लोग जीप से नहीं उतरेंगे। जीप जंगल सफारी वालों की तरह ही चारों ओर से सरियों से सुरक्षित हुई थी और पूरी तरह कवर्ड थी। इसमें हम उस तरह की स्थिति में थे जैसे जू में शेर होते हैं। बिना किसी परेशानी के जब हम लोग डाक बंगले में पहुंचे तो देखा खानसामा रहीम मियाँ बेचैन होकर इधर उधर घूम रहे हैं। हमें सुरक्षित देख उनकी जान में जान आई। तेजी से हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बना लाए, फिर साथ बैठकर बात करते रहे। रहीम मियाँ हम लोगों को वहाँ की कई कहानियाँ सुनाते रहे। बाहर तेज बारिश, कड़कती बिजली, शेर की दहाड़,
सब कुछ मिलजुल कर माहौल काफ़ी डरावना बना रहे थे। रात के खाने की मेज पर रहीम मियाँ को फिर कुछ कहानियों के लिए जोर देने पर वो कुछ विचलित हो गए और उन्होंने धीरे से कहा, रात में अगर कोई दरवाज़ा बजाए तो खोले ना। जानवरों के अलावा कई तरह की और भी विधाएं हैं जो आप लोगों को मैं नहीं बता सकता, आप लोग डर जाएंगे। रवि ने अपनी राइफल को थपथपाते हुए कहा, मियाँ जी फिक्र ना करें, हम लोग देख लेंगे। रहीम मियाँ ने बात को तूल ना देते हुए सिर्फ घुमा दिया और फिर दूसरी बातें करने लगे। खाना खाकर हम लोग बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे। तभी डाक बंगले के गेट के खुलने की आवाज़ हुई और हम सब चौकन्ना हो गए। एकाएक दरवाजे पर दस्तक हुई जोरों से। रहीम मियाँ बेहद परेशान हो गए, तेजी से बोले, मत खोलना, कोई भी दरवाज़ा मत खोलना। पर फिर दस्तक हुई, इस बार काफ़ी ज़ोरों से, साथ ही एक महिला का आवाज़ भी आई, मेरी जान बचाए, मेरे पीछे शेर पड़ा है, दरवाज़ा खोले। रहीम मियाँ की बात को अनसुना कर रवि ने तेजी से दरवाज़ा खोला। सामने कीचड़ में लथपथ एक लड़की खड़ी थी जो तेजी से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब लोग उसे देख रहे थे। कपड़ों से अच्छे परिवार की दिख रही थी, पर अकेली इस जंगल में क्या कर रही थी ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे हम लोग। कुछ पूछते उससे पहले ही उसने कहा वो अपने रिसर्च के काम से आई थी और उसकी टीम वाले शेर के डर से गाड़ी लेकर निकल गए। वो पीछे छूट गई और शेर उसके पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से ये डाक बंगला देखकर आवाज़ दी। तभी रवि बोला, आप पास के कमरे में जाकर साफ हो जाइए, फिर आकर खाना खा लें और सो जाएं। सब लोग खा पी कर सो गए। रात को बारिश थोड़ी भी नहीं कम हुई, इसलिए सभी अपने कमरों की खिड़कियों को अच्छे से बंद कर कर सोए थे। सोने के थोड़ी देर के बाद ही लाइट चली गई, पर वातावरण में नमी के चलते सोने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। एकाएक रवि की नींद खुल गई। देखा हमारे कमरे में एक शेर बैठा हल्के से गुर्रा रहा है। उसने तेजी से बगैर किसी तरह के सोच के बंदूक उठाकर गोली चला दी। शेर तेजी से उस लड़की के कमरे के अंदर घुसा और लड़की की एक चीख उभरी। मेरी नींद गोली की आवाज़ से खुल गई। देखा तो रवि राइफल लेकर बाहर की ओर निकल रहा था। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। लड़की के कमरे में कोई नहीं था। जमीन पर खून की एक लकीर थी, मानो कदमों के निशान खून में डूबे हुए, एक खुली खिड़की तक जाते हुए। अब तक सब लोग जमा हो गए थे। वहां गोली की आवाज़ से सभी जाग गए थे। सभी मिलकर बाहर निकल खून की धारा और इंसानी पैरों के निशान जंगल की ओर जाते साफ दिख रहे थे। पर आश्चर्य, कोई शेर के पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे। रहीम मियाँ हम लोगों को तकरीबन खींचते हुए अंदर ले आए। दरवाजे और खिड़की को बंद किया। ज़मीन पर बैठकर अपने हाथ ऊपर उठा अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि मुसीबत टल गई। रवि सिर झुकाकर बैठा था कि वो उस लड़की को नहीं बचा पाया। ये सुनते ही रहीम मियाँ बोले, भैया आपको अभी तक समझ नहीं आया क्या? सभी चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। वो बोले, घर चारों ओर से बंद था, फिर शेर अंदर आया कहाँ से? गोली लगने के बाद अगर लड़की को उठाकर लेकर गया तो वो इंसानों के पैरों के निशान ही सिर्फ क्यों बने? चलिए अगर लड़की के पैरों के निशान बने भी किसी तरह से, तो शेर जो उसको उठाकर ले गया उसके पैरों के निशान कहाँ है? ना ही कमरे में, ना ही गीली ज़मीन पर। यही वजह था कि मैं आप लोगों को दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर रहा था। रवि और मैं, हम दोनों इस सोच में डूब गए कि आखिर वो थी कौन
तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब मैं अपने बहुत ही खास दोस्त राजू के साथ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। हम दोनों एक ही स्कूल बाल विनय मंदिर में पढ़ते थे। सुना था कि 10वीं बोर्ड में अच्छे अंक ना आने पर जिंदगी में नौकरी मिलने में काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए हम दोनों कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे थे। स्कूल में बहुत दिल लगा कर पढ़ते हैं, फिर शाम को दोनों कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते हैं और रात को सोने से पहले वापस पढ़े हुए चीज़ों पर एक बार नज़र डाल कर ही सोते हैं। सीधे शब्दों में हम किताबी कीड़ा कहलाते थे और हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं था। एक दिन रोज की तरह मैं सुबह उठकर तैयार हो रहा था स्कूल जाने के लिए, जब कोचिंग क्लास के सर का फ़ोन आया। चूँकि मैं बैठक में था, मैं बैठा जूते के फीते बांध रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। वो बोले चूँकि वो अगले 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, इसलिए वो उस दिन 2 दिन की पढ़ाई पूरी करवाना चाह रहे थे। मैं स्कूल जाने से पहले मम्मी को बोल कर निकला कि आने में देरी होगी, वरना बेकार में वो परेशान हो जाती है। स्कूल से निकलते हुए कोई 5 बज गए। हम दोनों दोस्त मेरी साइकिल पर बैठ तेजी से कोचिंग क्लास पहुँचे। वहाँ पहुँचते हुए महसूस किया धीरे धीरे काले बादल गिरते जा रहे थे। सर ने हमें तकरीबन 7:30 बजे तक पढ़ाया। वो शायद कुछ देर और पढ़ाते हैं, पर एकाएक बिजली चली गई। अब हम वहाँ से जब निकले तो ज़रा तेज आंधी और कड़कती बिजलियों ने हमें पूरी तरह से घर जाने पर मजबूर कर दिया था। हम घर से तकरीबन 7 मील दूर थे। बारिश के माहौल के कारण सड़क पर आवाजाही बंद सी हो गई थी। हम दोनों बेहद तेजी से साइकिल के पेडल मारते हुए घर की ओर चल रहे थे। एकाएक हमारी साइकिल की चैन ही टूट गई। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा। हम पैदल ही चल दिए। बीच बीच में पीछे देख लेते हैं, शायद किस्मत से कोई मदद आ जाए। तभी हमें पीछे से आती एक आवाज़ ने हमें घूर कर देखने पर मजबूर कर दिया। एक बूढ़ी औरत, बाल सफ़ेद सफ़ेद साड़ी पहने हमसे थोड़ी ही दूरी पर दिखी। उसने बड़ी ही कर्कश आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ। तभी मेरी नज़र उस अंधेरे में उसके चेहरे की तरफ गई और मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा था। उसकी आंखों की पुतलियां जैसे पूरी तरह से सफ़ेद थी और उसके मुंह से लाल लाल कुछ बह रहा था, शायद वो खून था। हमारे दिमाग ने सिर्फ इतना कहा कि दौड़ो, और हम दोनों तेजी से दौड़ने लगे। आश्चर्य, वो दौड़ नहीं रही थी, पर वो हमसे उसी दूरी पर थे जिस दूरी पर उसे पहली बार देखा था। अब हम अपनी कॉलोनी के गेट के पास स्थित काली मंदिर के पास आ पहुँचे। अब डर भी कम हो गया था। पीछे मुड़कर देखा तो वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखे। हम दोनों ने लंबी सांस ली और अपने घर चल दिए। रात को खाने की मेज पर जब ये बात पिताजी को बतलाई तो वो बोले आज शनिवार है, साथ ही अमावस्या की रात, बादल बिजली का माहौल। ऐसा माहौल ऐसे आत्माओं को विचलित करता है, पर चूंकि हमारे पास लोहे की साइकिल थी इसलिए वो पास नहीं आ पाई। कहते हैं आत्माएं लोहे के पास नहीं आती। मैं आज भी सोचता हूँ कि आखिर वो थी कौन। हम लोग खाना खा रहे थे, तभी पिताजी ने कहा कि वो हमें एक और ऐसी ही कहानी सुनाना चाहते हैं, माहौल को कुछ नॉर्मल बनाने के लिए। तभी पिताजी ने बताना शुरू किया। रवि, सुमेधा, सुरुचि और रहीम चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हर वक्त साथ ही रहते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। चारों केंद्र विद्यालय में कक्षा 12वीं में पढ़ते थे।
बदमाशी करना मानो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। किसी को भी कभी भी परेशान करना, दूसरों का टिफिन चट कर जाना, कक्षा में उत्पात करना, शिक्षकों को परेशान करना, यही उनका रोज का काम था। उनके घर के पास ही एक दिन एक नया परिवार दिल्ली से तबादला होकर रहने आया। उनकी एक लड़की रोशनी भी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनको भी उन्हीं की कक्षा में प्रवेश मिला। नहीं होने के कारण सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे। उस उम्र में दोस्ती के मायने आधे अधूरे ही समझ आते हैं। लड़कियां फिर भी कुछ सयानी हो जाती है, पर लड़के उनके हिसाब से कुछ देर से समझते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर फिर एक दिन किसी कारण से अंग्रेजी की शिक्षिका शाजली मैडम ने रोशनी को नाराज होकर कक्षा के बाहर कर दिया और घुटने पर बैठने का आदेश दिया। वो बहुत रोती हुई कक्षा के बाहर चली गई और फिर घुटने पर बैठ गई। रहीम पानी पीने के बहाने बाहर आकर अपने मोबाइल से एक फ़ोटो ले लेता है और कक्षा के बाद उसका बहुत मजाक बनाता है। वो उदास हो जाती है। शाम को भी इस मामले में रोशनी का मजाक बनाया था रहीम ने। अगले दिन जब रोशनी स्कूल आती है तो वो बेहद परेशान हो जाती है। पूरे स्कूल में उसका पोस्टर लगा दिखता है। वो पागलों की तरह उनको नोचने लगती है और इसके बाद भी वो बिना किसी को कुछ बोले दौड़ती हुई स्कूल से निकल जाती है। शाम को सारे दोस्त रहीम को डांटते हैं और वो भी अपनी गलती को मानता है। रात के तकरीबन 1 बजे हुए थे जब रहीम की नींद खुल जाती है। उसके दरवाजे पर दस्तक से घबराकर वो उठता है और डरते डरते दरवाज़ा खोलता है। तभी बाहर बिजली चमकती है और वो बेहद परेशान होता है। वो देखता है कि उसके सामने रोशनी खड़ी है। तुम इतनी रात को? आश्चर्य से उसके मुंह से निकलता है। सामने रोशनी खड़ी। वो पूछती है कि आखिर वो उसकी इतनी बेइज्जती क्यों करता है और किस अधिकार से करता है। रहीम के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ जा रहे थे और वो उसे अंदर बुलाता है, पर वो कहती है कि वो चाहती है कि रहीम उसके अम्मी अब्बा से अभी जाकर मिले और बताए कि ये उसने किया था और वो उन्हें शांत करे, क्योंकि वो दोनों बेहद रो रहे हैं। रहीम परेशान हो जाता है कि उसका मजाक इस हद तक पहुंच गया और वो अगले दिन जाना चाहता है, पर रोशनी ने उसे जब फिर कहा तो वो जाने को तैयार हुआ। रोशनी उसे अकेले जाने को बोलती है और कहती है कि उन्हें बोल देना कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रास्ते में जाते हुए रहीम बहुत ही उलझा हुआ और परेशान था। वो तेजी से जब वहां पहुंचता है तो बाहर से ही उसे रोने की आवाज़ आ जाती है। वो तेजी से बढ़कर दरवाज़ा ढकेलता है तो उसे वो खुला हुआ ही मिलता है और अंदर जाकर घबरा जाता है, क्योंकि कमरे के पंखे से वहाँ रोशनी की लाश लटकती हुई होती है। उसे याद आता है रोशनी की कही गई वो बात कि वो अब हमेशा रहीम के साथ ही उसके घर पर रहेगी। रहीम अपने घर आता है और उसे वापस रोशनी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।